नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को विकसित भारत के लिए क्या दिया मंत्र, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे हिंसा के बाद भी मुर्शिदाबाद में क्यों तनाव खत्म नहीं हो पा रहा है। दिखाएंगे खबर राहुल गांधी के विदेशी जमीन से भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ दिए बयान पर क्यों छिड़ गया है फिर से बवाल। साथ ही साथ बताएंगे आपको एंटी नक्सल विरोधी अभियान में क्या मिली आज बड़ी सफलता। होगी बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 17वें सिविल सेवा दिवस पर पीएम मोदी का मंत्र, कहा आज की नीतियां और फैसले अगले 1000 वर्षों के भविष्य को आकार देने वाले हैं। 10 सालों में भारत के बदलाव को बताया प्रभावशाली। कल 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की पीएम मोदी से मुलाकात। अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में देखे भारतीय हस्तशिल्प के उत्पाद। विदेश में चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने वाले राहुल के बयान पर देश में घमासान। बीजेपी ने कहा विदेश में अपने लोकतंत्र को अपमानित और बदनाम करना राहुल की हताशा, उनकी नीत और नियत में खोट। जब जीतते हैं तो नहीं उठाते आयोग पर सवाल। नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। बोकारो के जंगलों में 1 करोड़ के नामी नक्सली, प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा का वसे सट्टी गांव बना नक्सलवाद से मुक्त होने वाला राज्य का पहला गांव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे की खबर से। दिन भर के कार्यक्रम के बाद जेडी वेंस शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने खुद जेडी वेंस दंपत्ति का स्वागत किया। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। प्रधानमंत्री ने सबकी अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री वेंस के बच्चों के साथ दुलार करते हुए भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित आवास पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके तीनों ही बच्चे पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में एक तरीके से रात्रि भोज का आयोजन किया है। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, और अब साफ तौर से देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका की मैत्री के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि दोनों ही देशों के झंडे भी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं उनकी अगवानी की है और अपने घर पर उनका स्वागत किया है। और ये तस्वीरें वेंस दंपति की, उनके बच्चे भी उनके साथ में हैं और प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर उनका स्वागत किया। हम जानते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं और आज दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद में अब शाम को प्रधानमंत्री के साथ उनकी ये मुलाकात अपने आप में दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और परिवार के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पहुंचना ये दिखाता है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति की जो पत्नी है उषा वेंस, वो भारतीय मूल की हैं। और ऐसे में ये भारत का कनेक्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। किसी भारतीय के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि अमेरिका के महत्वपूर्ण पदों पे के लिहाज से देखा जाए तो दूसरी जो महिला है वहाँ की सेकेंड लेडी के लिहाज से उनका ओहदा है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों ही बच्चों का स्वागत किया। आज सुबह अक्षरधाम मंदिर में, जो कि दिल्ली में है, उसमें दर्शन करने के लिए भी उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। वहां की भी तस्वीरें हम सभी ने देखी थी, किस प्रकार से भारतीय परिधान में तमाम बच्चे और पूरा परिवार पहुंचा हुआ था। और ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में आकर भारतीय परंपरा को आत्मसात करके भारतीय मूल्यों के प्रति अपना सम्मान और आदर प्रकट करना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। और भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 4 दिन का दौरा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत दौरे का, जिसमें आज पहला दिन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को आज संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत को शासन, पारदर्शिता और नवाचार का प्रतीक बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का आकांक्षी समाज, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं हो, अभूतपूर्व सपने देख रहा है और इन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ही तेज गति से प्रगति जरूरी भी है। उन्होंने लोक सेवकों को नए भारत का शिल्पकार बताते हुए पुरानी प्रणालियों को छोड़कर वैश्विक चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने और जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में लोक सेवकों को संबोधित किया और कहा कि भारत आज शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर कोई लाल फीताशाही न हो, तभी अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित होती है कि योजनाएं कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंचती हैं और उसका जमीनी स्तर पर कितना वास्तविक प्रभाव हुआ है। इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इंपैक्ट होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए विकास के रथ के हर पहिए को एक साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तेजी से बदल रही है और हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और नीति निर्माता पुरानी प्रणालियों से काम नहीं कर सकते। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बेसिक सुविधाओं की सैचुरेशन हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते रहना है। समय के साथ देशवासियों की नीड्स और एस्पिरेशंस दोनों तेजी से बदल रही है। अब सिविल सर्विस को कंटेम्पररी चैलेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना होगा, तभी वो रिलेवेंट बनी रह सकती है। हमें खुद के लिए नई नई कसौटियां भी नित्य बनाते रहना होगा और हर कसौटी को पार करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आकांक्षी समाज, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं, अभूतपूर्व सपने और महत्वाकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही अभूतपूर्व गति से प्रगति की आवश्यकता है। उन्होंने तेजी से बदलते समय में वैश्विक चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर भी गहरी नजर रखनी है। आप देख रहे हैं, फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए यह बहुत बड़ा संकट है। लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल पहलुओं के बीच बढ़ते इंटरकनेक्शन को हमें समझना हुए हमें अपनी रीति और रीति को बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों को नए भारत का शिल्पकार बताया। उन्होंने इसके लिए दायित्वों को निभाने के लिए खुद को और अधिक सक्षम बनाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है और देशवासी तेज गति के साथ खुद को ढाल रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात बंगाल की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन हिंसा वाले इलाकों में अभी भी तनाव बरकरार है। पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ मांग रहे हैं, तो पलायन कर चुके लोग अपनी सुरक्षा की ओर लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बंगाल के राज्यपाल सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ितों से मिल चुकी है। तो आज बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार आज पीड़ितों से मिलने पहुंचे। बीजेपी लंबे समय से ममता सरकार को इस हिंसा के लिए दोषी ठहरा रही है, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस प्रकार की हिंसा के लिए संरक्षण देने का दोषी भी मान रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। मुर्शिदाबाद में मुलाकात का मरहम। हिंसा पीड़ितों से मिले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार। ममता के बयान पर बीजेपी हमलावर। हिंदू मुस्लिम में बंटवारे का लगाया आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द अब भी हरा है। हालांकि उनसे मुलाकात कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम जारी है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की मांगों के साथ खड़ी है, लेकिन ममता बनर्जी अधिकारियों पर पीड़ितों को वापस भेजने के लिए दबाव बना रही है। लेकिन वो कहां जाएंगे? उनके घर चला दिए गए हैं और नष्ट कर दिए गए हैं। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी की टीम ने पीड़ितों से मुलाकात की थी। महिला आयोग की टीम ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद रविवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। टीम ने राज्यपाल को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। टीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को महिलाओं और उनके परिवारों की रक्षा के लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उन्हें राहत मिले और डर का माहौल खत्म हो जाए। उधर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी विधायकों पार्षदों द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मुर्शिदाबाद दंगे किए गए और इसमें ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और हाथ है। ममता बनर्जी को हम देखे ही है, जो स्टेटमेंट वो दिए है कि हम लोग इस वक्फ आइन को यहाँ पर लागू करने नहीं देंगे। आप लोग को कुछ कहना है तो केंद्र में करिए। हम लोग को एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि सच निकल के आए। बीजेपी ममता पर आरोप लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्य में हिंसा भड़काने के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि दंगों के पीछे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके साथ लोगों को आपसी अविश्वास और शंका से बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति ममता बनर्जी जी ने कर दी है, वो एक दयनीय परिस्थिति है। अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन पे मजबूर होना पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो राज्य की सरकार ममता बनर्जी जी की सरकार है। इस बीच मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने संपत्ति के नुकसान पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार अशांति के दौरान 250 से अधिक घरों और 100 दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उधर मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर दोनों याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई दिखती है। इस तरह के मुद्दे पर अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने मौजूदा याचिका वापस लेकर बेहतर तरीके से तैयार नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, जो कोर्ट ने दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंसा से जुड़े इस गंभीर खबर को लेकर भी कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? वो भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। अरे अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। मतलब एसआईपी चालू रखूं? सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त दिल्ली में उनके स्थित आवास पे मुलाकात कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें आई हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। और ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चे जब लोक कल्याण आवास पहुंचे प्रधानमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर, तब उनको प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ उनके तीनों ही बच्चे मौजूद थे। उनकी पत्नी उषा वेंस, जो कि भारतीय मूल की महिला है, वो भी मौजूद थे। और ये अपने आप में तमाम तस्वीरें। Thank you. Thank you.
तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि इतनी सहजतापूर्ण तस्वीरें बच्चों के साथ में अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर पे मुलाकात करने पहुंचे। तो एक सहजता वाली मुलाकात नजर आई, जहां पे बहुत प्रोटोकॉल से इतर कर एक पारिवारिक माहौल नजर आया और किसी बड़े परिवार के अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। जहां बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं तो मोर का पंख भी उनको भेंट किया है। अपने आप में ये दिखाता है किस प्रकार से प्रोटोकॉल तो होता ही है, लेकिन उससे इतर कहीं एक अपनापन और एक लगाव भी दिखाई पड़ रहा है इस पूरी मेल मुलाकात में। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अपने परिवार के साथ 4 दिन का भारत दौरा है। आज पहला दिन और 3 और दिन वो भी भारत में ही रहेंगे। वापस लौटते हैं आज की उस बड़ी खबर पे, जिस पे अब हम करेंगे चर्चा, जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई, जहां पे बीते दिनों हिंसा हुई थी। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। मुर्शिदाबाद में बवाल, पुलिस पर उठे सवाल, क्योंकि किस प्रकार से राज्य की कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सोफिया खान है, नेता टीएमसी की, हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल खेतकर जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया खान जी, 12 दिन हो गए हैं, अपने आप में एक विश्वास बहाली का माहौल उन पीड़ितों के बीच अभी भी नहीं बन पाया जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। किन्हीं ने अपने परिजनों को खो दिया है तो किसी ने अपना आशियाना हमेशा के लिए खो दिया है। वापस लौटने को लेकर भी, अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर विश्वास राज्य सरकार क्यों नहीं पैदा कर पा रही है? सोफिया जी। नमस्कार आप सभी को। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अपनों ने अपनों को खोया, हिंदू और मुसलमान दोनों की जाने गई, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है ये भाजपा और आरएसएस है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। नेशनल टीवी पर हमारे मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि पूरे देश में वक्फ को लेकर आंदोलन चल रहा है, और बंगाल में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन हुआ, कलकत्ते में भी हुआ, या बहुत से क्षेत्रों में हुआ। लेकिन ये जो बॉर्डर के इलाकों में इन्होंने जो षड्यंत्र करने की चेष्टा की, हिंदुओं को मारने की जो चेष्टा की, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है भाजपा ने, ताकि ये ममता बनर्जी के सरकार को घेर सके, ममता बनर्जी के। सोफिया जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, तो मैं आपसे, सोफिया जी, नहीं, जो सच है वही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं वो गलत है मेरे, क्योंकि आप अगर कह रही हैं तो आपके पास जानकारी होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो ये गंभीर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मरवाया, आप जो ये गंभीर आरोप लगा रही हैं, 12 दिन बाद कोई तथ्य सबूत है आपके पास इसको देने के लिए? देखिए, आईबी, हाँ बिल्कुल है। आईबी रिपोर्ट से कहती है कि वहां पर जितने भी हिंसागढ़ थे वो लोग कुछ स्थानीय होंगे, लेकिन उसमें कई लोग बांग्लादेशी भी थे। तो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ मुर्शिदाबाद में अगर बांग्लादेशी लोगों को इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये आप जरूर बताइएगा, या भाजपा के प्रवक्ता से मैं लेना चाहूंगी। दूसरी बात है कि वहां पर केंद्रीय बल कई दिनों से है। अगर इनकी में हम माने कि अभी भी हिंसा चल रही है या अभी भी आग भड़क रहा है, देखिए ममता बनर्जी की सरकार ने ऑलरेडी हाईकोर्ट को रिपोर्ट दे दिया। सोफिया जी, मेरा सवाल मैं फिर दोहरा देता हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो गंभीर आरोप लगाया है उसके लिए 12 दिन बाद कोई सबूत अगर है तो बताइए ना। क्या बहुत गंभीर आपने आरोप लगाया, लोगों की जान गई है? जी, ऑलरेडी हाईकोर्ट को ये चीजें, कोर्ट को पश्चिम बंगाल सरकार ने ये रिपोर्टिंग दे दी है कि वहां पे जिन्होंने पलायन किया था जिस भी कारण से, वहां पर लोग वापस आ चुके हैं। तभी तो जाकर आपके राज्यपाल मिले और आज सुकांत मजूमदार जो है, नहीं, वो लोग तो मुलाकात करने तो मालदा में गए थे, जहां पे वो लोग ठहरे हुए थे राहत कैंप में। जो राज्यपाल महोदय हैं, इसके अलावा जो एनएचआरसी की टीम गई थी, वीमेन कमीशन की टीम गई थी, वो पहुंची थी उस जगह पे जहां पे वो राहत कैंप में ठहरे हुए थे। वो अपने घरों में नहीं थे, जो आप इस बात कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास में, हमारे साथ में आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब भी ले लेता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। ओम प्रकाश जी, सीधे तौर पर ममता दीदी और उनकी सरकार और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है हिंदुओं की हत्या को लेकर, आपका जवाब? ओम प्रकाश जी, देखिए, जैसा दल है ना, जैसे इनकी नेत्री है, उल जुलूल कुछ भी बोल देना है वोट के लिए सत्ता की दलाली में, वही उनकी प्रवक्ता बोल रही हैं। एक प्रूफ, एक प्रमाण नहीं दे सकती हैं। बीजेपी हिंदुओं की हत्या कर रही है, हिंदुओं के ठेकेदार हैं ये लोग तृणमूल के लोग हिंदुओं के ठेकेदार हो जाएंगे तब तो फिर हो गया, गंगा नहा ले हम लोग। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। जो ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए लड़ती थी 2011 के पहले, जो ममता बनर्जी वोटर कार्ड से चुनाव हो, आर्मी लाकर चुनाव हो, वही ममता बनर्जी आमी सुप्रीम कोर्ट मानी ना, आमी हाई कोर्ट मानी ना। और ये बात कर रही है कि हाई कोर्ट में तथ्य दिया गया, तो भाई आपके पास कहां से क्या डॉक्यूमेंट्स है?
आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। नहीं, वो आरोप ये कह रही हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हुई, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ हुई उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। वो ये षड्यंत्र आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी। उस पे भी आ रहा है। सबसे बड़ा जवाब दे रहा हूं मैं जी। माननीय गृह मंत्री लोकसभा में बकायदा बोल चुके हैं कि बंगाल सरकार का रवैया जमीन अधिग्रहण को लेकर, फेंसिंग को लेकर जो है, इससे बुरा रवैया किसी राज्य सरकार का नहीं। तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? बीएसएफ दोषी हो गई थी। हरगोविंदो दास को मारने बीएसएफ गई थी। चंदन दास की हत्या बीएसएफ में की थी। मुस्लिमों के भीड़ ने हत्या की थी जो ममता बनर्जी के उस्काव पे हुई है, वो बीएसएफ के लोग गए थे मारने। लोगों को शर्म आना चाहिए। टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। दंगे ये लोग कराते हैं। वक्फ क्या बंगाल में ही लागू हुआ है वक्फ कानून? पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन हुआ है और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ममता बनर्जी लागू नहीं होने दें। किस खेत की मूली है आप? की औकात क्या है? एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उसी संविधान ने आपको बनाया और उसी संविधान ने वो अधिकार दिया है कि लोकसभा में कानून बनाने का हक केंद्र सरकार को है। और ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी कही जा सकती है। हिंसा में लोगों ने अपनों को खोया, अपना आशियाना खो दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सच्चाई खंगालने में 12 दिन गुजर गए। जो सच सामने है वो ये पीड़ितों का दर्द वो साफ तौर से बयां करते हैं कि साहब पुलिस को बुलाते रहे, 5-6 घंटे नहीं आए। एक समुदाय विशेष ने एक समुदाय विशेष पर सीधे तौर पर हमला किया, ये तमाम लोग खुल के कह रहे हैं पीड़ित। इसके बाद अब क्या बचता है सच देखने को, जानने को? प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों की जान जाते हुए, और बंगाल में पहली बार नहीं हुआ आर्येंद्र, आपने भी रिपोर्टिंग किया है, मैंने भी रिपोर्टिंग किया है। ये पंचायत चुनाव के बाद हुआ है, ये विधानसभा चुनाव के बाद हुआ है, ये लोकसभा चुनाव के समय हुआ है। विरोधी दलों को पर्चे नहीं भरने देना, महिलाओं पर अत्याचार होना, एक महिला वहां पे मुख्यमंत्री होते हुए बार बार उन्हीं एरियाज में इस तरीके की हरकतें होना, ये केवल, मैं राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, मानवता के नाते भी शर्मनाक है। और हाईकोर्ट में जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एक तरफ कहा गया बीएसएफ, एक बार कहा गया ये बाहर ही आया है। एफआईआर में 293 में से 291 लोकल है। और ये किस तरीके से मॉब पकड़ कर पड़ोसियों ने पड़ोसियों को किसने उकसाया? तो ये मूल विषय जो है, क्यों कोर्ट को ये कहना पड़ा 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हुए कि हम सेंटर को, सेंट्रल फोर्सेस को वहां डिप्यूट करने का अधिकार दे रहे हैं। ये कहना पड़ा क्योंकि वहां के जो 300 के आसपास अभी भी लोग हैं वहां पे, और जाफराबाद हो गया, सुकी हो गया, धुलिया हो गया, वहां पे ऐसी स्थिति है आज भी लोग जो है वो अपने घरों में वापस जाने की स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर यदि राज्य का विषय है और उस राज्य में जो माँ माटी मानुष के नाम पर शासन आया वो वहां की महिलाओं को यदि ये नहीं दे पा रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर तरह की घुसपैठ बंद हो, हर तरह का ये मोबोक्रेसी का कल्चर जो है कि मॉब आया था और वो कुछ करके गया, ये किसने उकसाया था, किसने, मैं इन आरोपों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बार बार हो रहा है और एक ही स्टेट में हो रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। बिल्कुल। और इसमें एक दूसरे पर आरोप करके समस्या नहीं सुलझेगी। बिल्कुल समाधान, माता बिल्कुल बिल्कुल समाधान जमीन पे निकालना होगा। सोफिया जी, आपने जो आरोप लगाया था, अगर वो आरोप की सत्यता क्या है वो तो कोर्ट में जाके पता लगेगा, लेकिन अगर उस आरोप को सच मान भी लिया जाए, बीएसएफ के षड्यंत्र, बीजेपी के षड्यंत्र के चलते एक भीड़ आती है और वो ऐसे प्रकार का दंगा करती है, लेकिन अगर वो दंगा करती है, लोगों की हत्या करती है, उसके बाद राज्य की पुलिस क्या कर रही थी, उसने उस समय क्या किया, कैसे रोका, क्यों नहीं रोका, और जो किया जिन्होंने इस कृत्य को, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर वो घुस आए थे अंदर तक, इतना बॉर्डर से लेकर यहां तक मुर्शिदाबाद के तमाम इलाकों में, तो उनको क्यों नहीं पुलिस रोक पाई? सवाल तो पुलिस पे भी खड़ा हो रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था पे दीदी है। मैं पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब चाहता हूं आपसे। लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने उसमें बाहरी कितने हैं मैडम? सोफिया जी, बाहरी कितने उसमें?
सुन लीजिए, एक भी नहीं लगभग है। 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिसने दो परिवार के 2 लोगों को मारा था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आप जाके पुष्टि कर लीजिए। और मैं एक भड़काऊ भाषण के ऊपर एक आपको जूम करके दिखाइएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें बाहरी कितने जो आपने आरोप लगाया, सोफिया जी, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उसमें जो आपने कहा 300 लोग लगभग पकड़े गए हैं, उनमें बाहरी कितने हैं जो घुसपैठ करके षड्यंत्र के तहत लाए गए? देखिए, इसकी पुष्टि तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आप तो भी आरोप लगा रही थी। ओम प्रकाश जी एक सेकंड, ओम प्रकाश जी एक सेकंड। सोफिया जी, आपने आरोप लगाया, आपने ऐसे भी लोग हैं जिनको बंगाली तक नहीं आती, वो लोग कहां से आए हैं? ठीक बात है, हाँ, उन्होंने किया, आपके आरोप को मान लिया, लेकिन वो है कहां? राज्य की पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है 12 दिन तक? वो कौन लोग हैं जी? पश्चिम बंगाल को रिपोर्ट देना था, वो कोर्ट में वो लोग जमा कर चुके हैं। अरे मैम, आप सवाल ही नहीं सुन रही, आप अपना जवाब दिए जा रही हैं। सोफिया जी, सवाल तो सुनिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आप तक नहीं पहुंचा। मैं ये कह रहा हूं, उन 300 लोगों में बाहरी कितने हैं? और अगर आप जो षड्यंत्र की बात कर रही, वो फिर क्यों नहीं है वो षड्यंत्रकारी जो बाहर के लोग हैं उन 300 की लिस्ट में? देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, सुन लीजिएगा, बीच में काटिएगा मत। क्रोनोलॉजी समझिए कि पूरे राज्य में बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है। बंगाल में कई डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में क्या लोग दंगेबाज होते हैं जो मैडम, आप देखिए, अगर घुमाएंगी तो टीवी की सीमा है समय की। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं, आप पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। बहुत विश्वास पैदा होगा राज्य सरकार के लिए। आप नहीं, मैं कह रहा हूं, आप आंकड़ा दे दीजिए। सोफिया जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आप अगर आंकड़ा दे देंगी तो विश्वास पैदा होगा राज्य सरकार पे। मैं आप लोगों की मजबूरी समझती हूं, पहले बोल लेने दीजिए। देखिए, मैं जनता के ऊपर ही सवाल छोड़ती हूं कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए कि सिर्फ और सिर्फ तो ठीक है, मतलब मैं ये मान लूं मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना सोफिया जी? तो मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना कि आपने जो आरोप लगाया उसके आरोप के अगेंस्ट में कितने विदेशी आपने पकड़े अभी? नहीं है ना सोफिया जी? ताकि ये दिखा सके कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, जबकि ये सत्य नहीं है। अरे मैं आप ही की बात मान लिया कि इन्होंने षड्यंत्र रचा। सोफिया जी, मैंने आप ही की बात मान लिया, षड्यंत्र रचा, लेकिन वो षड्यंत्रकारी कहाँ है 12 दिन बाद? सुन लीजिए, पहले बात तो सुनिए। आप देखिए, जवाब नहीं देंगी, गोल गोल घुमाएंगी तो समय की सीमा है। फिर माफ कीजिएगा, फिर इतना समय नहीं होता टीवी डिबेट में। 2021 में भी हिंदू खतरे में था। देखिए, फिर ठीक है, इसका मतलब टीएमसी के पास, राज्य सरकार के पास आरोप लगाना है लेकिन जवाब नहीं। ओम प्रकाश जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि अभी भी आप ही जिम्मेदार, आपकी क्रोनोलॉजी वो बता रही है कि आप लोग सिलसिलेवार तरीके से ऐसा माहौल बनाते रहे जिसके चलते वहां की बंगाल की छवि खराब हो। बीजेपी जिम्मेदार है। ओम प्रकाश जी, जिस राज्य की मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि एक समाज जो दूध देता है गाय तो लात खाना है, ये मुसलमानों को दूध देने वाली गाय बना के रखी हैं, तो उस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी? और ये बड़ी बड़ी बात चैनल पे बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। मात्र 4 लोग अरेस्ट हुए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को, इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं, 4 लोग। और जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो है जयरुल शेख, जो दिनाजपुर का है, बाहर से नहीं आया है और बांग्ला नहीं आता है, हिंदी वाला लोग है। ये सब इन लोगों के अंदर गंदी राजनीति करने की मानसिकता है। सारे पड़ोसियों ने मिलकर मारा हरगोविंदो दास और चंदन दास को। जहां पे संख्या बढ़ रही है, जहां सत्ता प्रश्रय दे रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वहीं हिंदू खतरे में है। बाकी जगह भी तो हुआ है। सीए के समय भी इसी मेरे हावड़ा में, मैं हावड़ा में रहता हूं, सीए के समय आग लगा दी है उनबेड़िया में, सतरागाछी में। सारा कहानी बंगाल में है। ये उकसाऊ कहां से गर्मी आ रही है? क्योंकि यहाँ पुलिस और प्रशासन भीड़ के चरणों में है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोलती हैं कि दूध देने वाली गाय को तो भाई लात खाना होगा, तो स्वाभाविक है उकसावा आएगा। दुर्गा पूजा तो छोड़ दीजिए, रमजान के रैली में जाकर मुख्यमंत्री कहती हैं कि आप लोग अच्छा धर्म है और गंदे लोगों से दूर रहिए। हिंदू गंदे हो गए हैं? ये कोई दल है तृणमूल? इन लोगों के पास कोई तथ्य है, प्रमाण है? हिंदुओं को बीजेपी मार रही है। बीजेपी ना हो तो देश के हिंदुओं की बात कहना है। प्रफुल्ल जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी, प्रफुल्ल जी, सवाल ये है कि अगर आप समस्या को समस्या नहीं मानेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? आप अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये समस्या तो गंभीर होती चली जाएगी। और इतने दिनों बाद भी ममता सरकार की ओर से वो पीड़ितों के साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है, ये तो और ज्यादा गंभीर बनाता है इस पूरी समस्या को। प्रफुल्ल जी। जी बिल्कुल चिंता का विषय है आर्येंद्र, और इसलिए भी चिंता का विषय है कि ये इस तरह का घटनाक्रम बंगाल में बार बार, क्या सीमावर्ती क्षेत्र आसाम में नहीं है क्या? सीमावर्ती क्षेत्र त्रिपुरा में नहीं है क्या? तो वहां पे यदि राज्य सरकार तय कर ले, किसी भी राज्य की,
तो मेरा मानना है कि पुलिस ये सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती है, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हटाने की बात की, बीएसएफ के पावर्स को कम करने की बात की। और अब जब इस तरह का घटनाक्रम शमशेरगंज, लुलिया, सूती में हुआ, तो भी उसके साथ कहीं पे भी लोगों को ये क्यों नाव से पार करके पानी में से 300 लोगों को पार जाना पड़ता है अपनी जान बचाकर, और कोई राज्य की व्यवस्था उनके साथ खड़ी नहीं रहती है जी। ऐसे कैसे राज्य है? तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमको पश्चिम बंगाल में ये एक कोर्ट, तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीर, ये हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 3 मेंबर कमेटी बनाई है जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि पिटीशन यदि फिर से हमारे सामने आती है और ठीक से ड्राफ्ट होकर आती है तो हम इसको जरूर सुनेंगे। मुझे लगता है कि हमको एज अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के नाते हमको इन विषयों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की जाने गई है। 4 दिन के बच्चे को लेकर मां को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मां बेटियों की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यदि हम बेबुनियाद कुछ भी आरोप करने लगे एक दूसरे पर राजनीतिक दल के नाते, बिल्कुल तो ग्राउंड जीरो पे हालात सुधारना प्राथमिकता होनी चाहिए, और बजाय उसके ये आरोप प्रत्यारोप। और सोफिया जी लगातार मोबाइल से वो क्लिप दिखा रही हैं अपने आप में कैसे एफआईआर दर्ज की गई, 274 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी आपके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें आपसे मैं पूछ रहा था कि कितने षड्यंत्रकारी उसमें विदेशी थे और राज्य की पुलिस 12 दिन बाद क्या कर रही है। इस सवाल को लेकर बहस अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त इतना ही है। माफी चाहूंगा आप तीनों मेहमानों से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान क्या दिया है, जिसको लेकर देश का अपमान की लेकर बहस छिड़ गई है देश में। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर राहुल गांधी की। विदेशी जमीन से एक बार फिर से देश विरोधी बयान देने को लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर विदेशी जमीन से सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और देश का विदेशी जमीन से अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती है तो वह संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देती है और देश विरोधी एजेंडा चलाती है।
विदेश में राहुल गांधी का बयान, फिर किया देश का अपमान। राहुल के बयान पर छिड़ा घमासान, बीजेपी कांग्रेस में मचा संग्राम। The election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. ये बयान है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने अपने विदेशी दौरे पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। जाहिर है राहुल का यह बयान बीजेपी को नहीं भाया और उसने फौरन पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं जो वो कई दशक से करते आए हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। बीजेपी का कहना है कि ये राहुल गांधी की हताशा है कि वो विदेशों में भी भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित और बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक उनकी नीति और नीयत में खोट है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। और आपको कुछ इस वक्त महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मुलाकात की है। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जब द्विपक्षीय मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके साथ शिष्टमंडल के तमाम लोग मौजूद हैं, तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ भी तमाम जो शिष्टमंडल मौजूद है, दोनों ही नेताओं ने दोनों ही शिष्टमंडलों से मुलाकात की। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने शिष्टमंडल के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ शिष्टमंडलीय मुलाकात हुई है। हम विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी मौजूद हैं इस बैठक के दरमियान। और दोनों ही देशों के बीच में आपसी संबंधों को लेकर दोनों ही नेताओं में विस्तार से बातचीत हुई। हमने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके परिवार की अगवानी की थी अपने घर पर। और अब ये तस्वीरें द्विपक्षीय मुलाकात की हैं जहां पर दोनों ही नेताओं ने आपसी मुद्दों पे बात की। हालांकि इसकी जानकारी हम तक बाद में पहुंचेगी किन विषयों पर विस्तार से जानकारी हुई, बातचीत हुई है, लेकिन निश्चित तौर से जहां आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर विस्तार से बात हुई होगी, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी दोनों ही नेताओं के बीच में आपसी बातचीत हुई संभव हो सकती है। लेकिन क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी आएगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें भारत अमेरिका के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, जब 4 दिन की भारत यात्रा पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ। आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं वो, और आज उनका कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमने देखा किस प्रकार से उनकी अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, तो वहाँ की भी तस्वीरें हमने देखी। और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर पहुंचे जेडी वेंस अपने परिवार के साथ में, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और शिष्टमंडल स्तर की ये बातचीत दोनों ही देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। कुछ महीनों पहले ही हमने देखा था कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कमान संभाली है, उनके उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस ने जिम्मेदारी संभाली। और उसके बाद उनके जो विदेश दौरे के शुरुआती समय है उसमें भारत की यात्रा करना, ये भारत को महत्व देने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और हमने देखा था कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के दौरे पर थे जब उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। ऐसे में नए प्रशासन के साथ एक बार फिर से भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिहाज से ये बैठक, ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण। और तमाम, चाहे वो व्यापारिक संबंध के लिहाज से बात हो, रक्षा सुरक्षा के मसलों को लेकर बात हो, या फिर पर्यावरण जैसे संवेदनशील मसलों की बात हो, तमाम मसलों पर भारत अमेरिका की आपसी समझ बेहद महत्वपूर्ण है। कई ऐसे वैश्विक मंच हैं, फोरम हैं जहां पर दोनों ही देश मिलकर साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करते हैं। क्वाड जैसा मंच जहां पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जापान मौजूद है, तमाम ऐसे मंच जहां पे अन्य जगहों पर G20 जैसे मंच पर भी दोनों ही देश मौजूद हैं। और मिलकर वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए कैसे आगे बढ़ना है, ये दोनों ही देशों की आपसी समझ को बताता है। हमने देखा है बीते लगभग 1 दशक में भारत अमेरिका के संबंधों में बहुत विस्तार आया है, समझ में बहुत गहराई आई है। और प्रधानमंत्री मोदी के ये विशेष प्रयास रहे हैं
ट्रंप प्रशासन के साथ, उससे पहले बाइडेन प्रशासन के साथ किस तरीके से संबंधों को विस्तार दिया जाए, और वही कोशिश एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई पड़ती हुई। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रधानमंत्री स्थित आवास की, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शिष्टमंडल के साथ मौजूद हैं, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उनके साथ शिष्टमंडल मौजूद है। द्विपक्षीय मुलाकात खुशगवार मौसम माहौल के बीच में, और अपने आप में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बेहतर माहौल। 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस समय दिल्ली में है। इसके बाद उनका आगरा और जयपुर जाने का भी कार्यक्रम है, और जयपुर में एक कार्यक्रम वो सार्वजनिक तौर पे वो मंच पे संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ आगरा में ताजमहल जाने के कार्यक्रम की भी जानकारी अभी तक अमेरिकी प्रशासन के माध्यम से दी गई है। उनके इन व्यस्त कार्यक्रमों के लिहाज से देखा जाए तो अपने परिवार के साथ उनकी मौजूदगी भारत में। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि नक्सलियों पर कहां हुई आज सर्जिकल स्ट्राइक और किस तरीके से नक्सल मुक्त भारत के अभियान को मिल रही है सफलता। पूरी खबर ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिस जगह लिखते हैं। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली, उसका आपसे रूबरू कराते हैं। और अगर बात की जाए बड़ी खबर की, तो हमने देखा कैसे सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्र दिया कि कैसे विकसित भारत में आम व्यक्ति की चिंता करते हुए देश को आगे ले जाना। इसी तरीके से मुर्शिदाबाद में बवाल, पुलिस पर उठे सवाल, क्योंकि बंगाल लगातार इस प्रकार की घटनाओं का साक्षी रहा है और एक बार फिर से मुर्शिदाबाद उस प्रकार की घटनाओं को वहां पर रिपीट करता हुआ देखा गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने देश का अपमान को लेकर विदेशी सरजमी से किस प्रकार से चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए हैं, और उसके बाद देश में राजनीतिक रौद पे बवाल मच गया। आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं नक्सल की। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का अभियान तेजी से जारी है। बीते कुछ महीनों में नक्सलियों पर बहुत तेज प्रहार हुआ है, जिसके चलते तमाम बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में एक तरीके से देखा जाए बड़े बड़े जो कमांडर हैं नक्सलियों के, उन्होंने सरेंडर भी किया है। आज झारखंड के बोकारो में 8 नक्सली मारे गए। आज ढेर हुए नक्सलियों में 3 शीर्ष कमांडर विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और इसके अलावा साहेब राम माझी जैसे बड़े नाम शामिल है। झारखंड की पुलिस ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर नक्सली बंदूक नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी ऐसा ही अंजाम होगा। नक्सलियों के खिलाफ इस समय सुरक्षा बलों ने आक्रामक अभियान चला रखा है, जिसका असर यह है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड तक हर जगह नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के बोकारो के जंगल में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया क्षेत्र की लुगु पहाड़ियों में सुबह मुठभेड़ में ये नक्सली ढेर कर दिए गए।
मारे गए नक्सलियों में 3 शीर्ष नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहेब राम माझी भी हैं। इस ऑपरेशन को झारखंड जगुआर पुलिस और सीआरपीएफ ने अंजाम दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से इंसास और एक एसएलआर समेत हथियार बरामद किए गए हैं। भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग माझी पर राज्य सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसे नक्सली संगठन में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से वो गिरिडीह की पारसनाथ पहाड़ी और आसपास के इलाके में सक्रिय था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा में 100 से भी अधिक नक्सली वारदातों में उसका नाम आया था। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर वे शांति चाहते हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 एसएलआर, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपीएफ तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। इसमें झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस वर्ष तक झारखंड को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यालय ने ट्वीट किया, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। झारखंड के बोकारो में लुगु हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, जिनमें एक शीर्ष स्तर का नक्सली विवेक, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। हमारा अभियान जारी है और ये हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव नक्सलवाद से मुक्त होने वाला पहला गांव बन गया है। सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव वो इलाका है जो कभी नक्सल आतंक का गढ़ था। ये अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। गांव के सरपंच कलमू जोग का कहना है कि पहले हमारे गांव में डर और आतंक था, लेकिन अब नक्सली नहीं है। पंचायत में किसी बिजली होगी, सड़क होगी और आश्रम, हॉस्पिटल और जैसा सीसी रोड होगी, गली रोड होगी और गांव के लोगों को उठने बैठने के लिए पंचायत भवन, ऐसा चीज़ों पे मैं उस पैसों को खर्च करना चाहूँगा। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरे बस्तर क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त करना है। हमारा अगला लक्ष्य पूरे बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाना है। ऐसे और गांवों से संपर्क किया जा रहा है जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। बस्तर संभाग के अन्य जो नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत से अपील करना चाहते हैं, उनकी ग्राम पंचायत में भी नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए जो क्षेत्र में नक्सल संगठन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को आत्मसमर्पण कर शासन की इस घोषणा का, इस जो पॉलिसी का फायदा उठाकर क्षेत्र की जनता को विभिन्न प्रकार के विकासकारी एवं कल्याणकारी कार्यों से उन्हें लाभान्वित कर सकता है। ये गांव छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां नक्सलवाद की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई है। सरकार की नई आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और इलवद पंचायत योजना के तहत इस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रांची से दिवाकर कुमार और रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे कि आपको नहीं रहे पोप फ्रांसिस। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो
फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कैथोलिक ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप फ्रांसिस का आज निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उनका आज निधन हुआ है। आप देखिए इस पूरी खबर को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया भर में कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वो डबल निमोनिया से पीड़ित थे। उन पर किडनी खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा था। 88 वर्षीय पोप को निमोनिया की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन भी हुआ था। इसके चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उनकी मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया के 1.4 अरब कैथोलिक शोक में डूब गए हैं। पोप फ्रांसिस ने अपने आखिरी संदेश में जरूरतमंदों की मदद करने, भूखों को खाना देने और विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित करने की अपील की थी। निधन से एक दिन पहले 20 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस ने ईस्टर संडे पर सेंट पीटर स्क्वायर में लोगों को आशीर्वाद दिया और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक की इस घड़ी में दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। पोप फ्रांसिस के निधन पर विश्व भर के नेताओं ने शोक संदेश जारी किए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरी संवेदनाएं दुनिया भर के उन